Hello students, good morning. Today we will start a new chapter, that is chapter number 15 in class 11. Chapter name is wave. Okay students, first of all we have to read out about the wave. What is wave? Wave is only a disturbance in a medium by which we can transfer the energy from one point to another point without transition of the particle of the medium is called wave. It's like you can think about the sun. सन क्या कर रहा है? ईएम वेव्स को इमर्स कर रहा है, वहां से जो रेस हैं वो रेस वहां से अर्थ तक आ रही है। तो क्या हम किसी मीडियम का ट्रांसफर हो रहा है? किसी मीडियम का ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सन टू अर्थ। तो इसी चीज के अकॉर्डिंग हम वेव को डिफाइन करते हैं। इसका सेकंड नंबर एग्जांपल हम तब लेते हैं जब हम किसी एक पेबल को थ्रो करते हैं, किसमें? एक काम वाटर में। तो पेबल काम वाटर में जिस पॉइंट पर जाकर टच करता है उस पॉइंट के सराउंडिंग वो क्या करता है? सर्कुलर वेव्स को जनरेट करता है। जो सर्कुलर वेव्स उसके सराउंडिंग में जनरेट होती है उसमें मीडियम में, मतलब वो मीडियम कौन सा होता है? वाटर। और उस वाटर में एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है बट वहां पे वाटर का ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में जब हम वेव्स को पढ़ते हैं तो हम वहां पे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ वेव। देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग चेकआउट करें, देन व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन सेम डायरेक्शन। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि ये जो वेव है वो इस डायरेक्शन में तो क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। जैसे अपने पास स्प्रिंग करता है ना, स्प्रिंग क्या करता है बेटा? स्प्रिंग किसी एक डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करता है। और अगर मैं उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग को आगे की ओर ले जाना भी स्टार्ट कर दूं तो स्प्रिंग का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम हो जाएगा। तो जब ये सेम होगा देन इन दैट केस वी विल से लाइक that is behaving like a longitudinal wave. Same condition when we discuss about the transverse wave. In that case, the mode of vibration and the propagation direction both are perpendicular to each other. You can see in this diagram. See, in this diagram, propagation का direction कौन सा है बेटा? ये। और vibration का direction कौन सा है? इसके just perpendicular. That's why यहां पर जो वेव है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? ट्रांसवर्स वेव। ये तो अकॉर्डिंग टू मोशन है कि अगर कोई वेव का मोशन कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसके टाइप्स को डिसाइड करते हैं। अगर हम उनके टाइप को डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मीडियम, देन वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट वेव इज मैकेनिकल वेव। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? द वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपगेट। You know about your 9th class, there is a demonstration in your class that sound wave cannot propagate in the vacuum. So sound wave is the wave which requires medium to propagate. So we can include this wave in the mechanical wave. Okay. The second one is electromagnetic wave, the wave which doesn't require medium to propagate. That is sunlight. You all knows about the medium between sun and earth. There is no medium, there is vacuum. तो वैक्यूम है फिर भी सन वेव मूव कर रही है, दैट मीन्स इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो थर्ड नंबर वेव हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। देन व्हाट इज मैटर वेव बेटा? मैटर वेव इन एक्चुअल हमारे 11th-12th के सिलेबस तक नहीं है, बट जब हम डिस्कस करते हैं क्वांटम फिजिक्स को ऑन द हायर लेवल, उस बेसिस में हम क्वांटम फिजिक्स में हर चीज के पॉइंट्स को स्टडी करते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने से एसोसिएटेड एक वेव को जनरेट करता है। तो वो अपने से एसोसिएटेड जिस वेव को जनरेट करता है उसी को मैटर वेव बोलते हैं। इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। क्वांटम के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन भी मूव करता है तो वो भी अपने से रिगार्डिंग एक वेव को जनरेट करता है। तो ऐसी वेव्स को जनरेशन को क्वांटम फिजिक्स में समझाया गया है। इसी का एक एग्जांपल अगर आपको सीखना होगा तो आप इलेक्ट्रॉन वेव सीखोगे, ठीक है। बट मैटर वेव हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे क्योंकि हम वेव को स्टडी कर रहे हैं, तो वेव की कुछ डेफिनेशंस रहती हैं।
जब हम किसी एक वेव को डिस्कस करते हैं तो वेव के अंदर क्रिस्ट रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है, ट्रफ रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है, टाइम पीरियड रहता है। तो आगे हम उन्हें स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। द डिस्टेंस ऑफ oscillating particle from its mean position at any instant is called displacement। देखो बेटा, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और यहां से यहां तक ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। जो अबाउट डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जो अपर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट होते हैं उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, द सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? एक तो यहां पर होगा, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, और नेगेटिव की बात करूं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा? इस पॉइंट पर होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। देन अगेन टाइम पीरियड। देखो, कोई भी वेव एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करती है जब यहां पर इस तरह करके पार्ट कंप्लीट करती है, और उसके बाद में फिर सेम फेज से अगेन ऑसिलेट करती है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा, मान लो आपने कभी बॉब के ऑसिलेशन को देखा होगा। तो जब बॉब ऑसिलेट करता है तो वो सेंटर से स्टार्ट होता है, पहले लेफ्ट में जाता है और एम्पलीट्यूड तक जाता है, और वापस सेंटर में आ जाता है, राइट में जाता है, मैक्स तक जाता है, और वापस सेंटर में आ जाता है। तो अब अगेन वो क्या करेगा? अगेन लेफ्ट में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, अगेन राइट में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा। तो यहाँ पर जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट कब होता है? जब वो लेफ्ट और राइट दोनों में जाके सेंटर में आ जाता है। तो द टाइम टेकन बाय द बोब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल। और टाइम पीरियड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं। किसे डिफाइन करते हैं बेटा? कैपिटल टी से। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। We all know about the frequency. You can represent frequency by f, and you can say that the reciprocal of time period is called frequency. So we can write f is equals to 1/में t. Okay students, hope so you all knows about the unit of frequency, that is hertz. We represent hertz by writing h small z. Okay. So next definition is, what is angular frequency? That is the rate of change of phase with respect to time is called angular frequency, represented by omega, and value of omega is 2 pi by m t. Then the next definition is wavelength. Distance between two consecutive crest and trough is called wavelength. You all knows about these things. That's why I'm going in a simple way to explain it. So see, this one is a trough, this one is also a trough. So distance between two consecutive trough is called what? Is called wavelength. Okay, we can also write that this length in which the wave complete its one oscillation, this length also called what? Wavelength. Okay students, then we will move on the next definition, that is wave number. What is wave number? Reciprocal of wavelength. What? Reciprocal of wavelength is called wave number. Okay, you can say like in 1 meter how many oscillations are completed, that is also called wave number. Okay, then what is propagation constant? Students, think about one thing, that a wave is moving in plus x direction, and second wave moving is minus x direction. So how we can consider that first wave is moving in plus x direction and second wave is moving in minus x direction? So we have to represent some specific thing for that, and that specific thing is k, propagation constant. Here k is 2 pi by m lambda. How we can represent the direction?
how we will use propagation constant, then we can use this propagation constant when we write the equation of wave propagating in specific direction. So we will use it in the next some derivations. The next topic, the next point, the next definition, that is called wave velocity. Generally we know about the term velocity. What is velocity? That the distance traveled by a person per unit time, that is called velocity. The same thing here for the wave. The distance traveled by a wave per unit time, that is called wave velocity. Obvious, if we want to find the wave velocity, then like we have to divide distance divided by the time. And what is the wave velocity? V is equals to how much distance it covers in one oscillations, then it is equals to lambda. So here we can consider that wave velocity V is equals to lambda by t. What is lambda? Lambda is wavelength, the distance covered in time period, and what is t? T, that is time period. So if we multiply 2 pi up and downside, here 2 pi and downside also, we are going to divide 2 pi by t, we are going to write. Then 2 pi by lambda will convert in you can say 2 pi by t will convert upside as like omega, and this 2 pi comes from the downside and it converts in k. So we will here omega by t, we all know that 2 pi by lambda is equals to k, and 2 pi by t, that is equals to omega. So you can multiply 2 pi up and downside to this equation to find out the another equation, that v is equals to omega by k. This is also important equation to find out some answer of some numericals. Okay, then we will move on to another topic, that is speed of a transverse wave on the stretched string. Like जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है, L है. इनके दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड्स को हमने 2 पॉइंट्स पर बांधा हुआ है, बाउंड किया हुआ है, टाई किया हुआ है, और हमने इस पर एक फोर्स एक्सर्ट की है बाय दिस टेंशन, बाय दिस मास, बाय दिस वेट. हमने इसके अंदर एक टेंशन को प्रोड्यूस कर दिया. द टेंशन इज इक्वल्स टू t. सो व्हाट is the thing is, consider we have having a string of mass capital M and length small l. It is stretched from the both side, then there is T tension in the string. Then by giving some jerk we can produce the wave. बहुत सिंपल है बेटा, आप सभी ने वेव्स को बनाया होगा. किसी भी एक धागे को लो, उसके दोनों सिरों को बांध दो और उसके बाद में उसमें एक हल्का सा जग दे दो सेंटर पॉइंट से, तो क्या होगा, वहां पर एक वेव का जनरेशन हो जाएगा. तो अगर हम उस वेव का वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग. अगर हमें इन दो चीजों का वैल्यू पता हो तो हम इन दोनों चीजों का रेशियो फाइंड करके उसका अंडर रूट निकाल दें, तो हमें उस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में जो वेव है उसका वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा. तो बेटा अब यहां पर ऑसिलेशंस कैसे हो रहे होंगे उसके बारे में सोचो. यहां जो ऑसिलेशंस हो रहे होंगे वो वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे होंगे. जो आप स्ट्रिंग ले रहे हो उस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे होंगे. तो कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसवर्स वेव को. अगर हमारे पास में जो वेव है वो ट्रांसवर्स ना हो कि लॉन्गिट्यूडनल हो, इन दैट केस क्या होगा, तो यहां पर देखिए स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. देखो साउंड वेव क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है. और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी कैन बी डिफाइंड. चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, बल्क मॉडुलस के बारे में. बल्क मॉडुलस कभी भी कंप्रेसिबिलिटी को और कितना वो वहां पर एक्सपेंड कर रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है. उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम बल्क मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम किसी एयर के अंदर साउंड वेव को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा बेटा, कंप्रेशन होगा और रेयरफैक्शन होगा.
तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अंदर कितना वो वॉल्यूम कंप्रेस हो गया और कितना उसमें रेयरफैक्शन होगा, वो चीज हम उसके बल्क मॉडुलस से फाइंड करते हैं। सेम कोई भी पार्टिकल कितना कंप्रेस हो सकता है वो उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, फर्स्ट नंबर बल्क मॉडुलस एंड सेकंड नंबर डेंसिटी। तो दोनों के रेशियो का जब हम अंडर रूट फाइंड करते हैं, देन वी कैन फाइंड इजीली द वेलोसिटी ऑफ द longitudinal wave. So here v is equals to under root b by rho, and if we move to another points like in solid mediums, for solid mediums this will convert in the formula v is equals to y over rho. What is y? Y is the Young modulus of medium. You all knows about the thing when we discussed about Young modulus of elasticity. ओके स्टूडेंट्स, जब हमने इस फॉर्मूले का यूज किया तो हमारे पास में जो वेलोसिटी आया वो वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के इक्वल नहीं था। एक्चुअली साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम था। तो यहाँ पे कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो करेक्शन किया गया वो न्यूटन्स के द्वारा किया गया। न्यूटन साइंटिस्ट के बारे में तो आप जानते ही हो। तो न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो न्यूटन ने क्या कंसीडर किया उसको समझो। न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट कंसीडर किया कि जब हम किसी एक रूम के अंदर बहुत सारे पर्सन्स या बहुत सारे पीपल्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं फॉर एन असेंबली, तो सिर्फ हमारे बोलने से उस रूम का टेम्परेचर हाई नहीं होता। दैट मीन्स क्या है कि जब भी हम किसी साउंड वेव को इमिट करते हैं तो साउंड वेव इस टाइप से बिहेव करती है जैसे वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में मूव कर रही है, क्योंकि साउंड वेव अपने आसपास के अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करती। दैट्स व्हाई न्यूटन ने कुछ कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया कि जहां पे हम बल्क मॉडुलस ले रहे हैं वहां पर हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, प्रेशर का यूज करना चाहिए। इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के ही फॉर्मूले का यूज किया गया, दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग क्या लिया गया, प्रेशर लिया गया। बट प्रेशर लेने के बाद में भी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक्यूरेट वेलोसिटी के इक्वल नहीं आई। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्यूरेट वेलोसिटी हम कितनी कंसीडर करते हैं? ऑलमोस्ट 334 मीटर पर सेकेंड हम ऑलमोस्ट कंसीडर करते हैं कि ये किसी भी साउंड वेव का वेलोसिटी होता है। तो जब न्यूटन्स के थ्रू भी यहाँ पर इजीली फाइंड आउट नहीं हुआ कि इन रियल साउंड वेव का वेलोसिटी कितना है, तो फिर लाप्लास के द्वारा इसे करेक्ट किया गया। लाप्लास ने अपने करेक्शन में इस बात को डिफाइन किया कि न्यूटन ने यहाँ पे जिस प्रोसेस को स्टडी किया था वो आइसोथर्मल था, बजाय कि इसे आइसोथर्मल के इसे अडायबेटिक प्रोसेस कंसीडर किया जाना चाहिए। दैट लाप्लास कंसीडर्ड दैट व्हेन ए साउंड वेव प्रोपोगेट इन मीडियम देन दैट वेव बिहेव लाइक ए अडायबेटिक वेव। देन v is equals to we will use gamma p. What is gamma? Gamma is the adiabatic constant. Okay, तो जब हमने इस अबव फॉर्मूला से वर्क किया तो हमारे पास में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया वो 331.3 मीटर पर सेकेंड आया, जो 334 मीटर पर सेकेंड ओरिजिनल साउंड की वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक का पार्ट लाप्लास करेक्शन में क्लियर हुआ।